नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको नीति निर्देशक तत्वों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं और इसके बाद कुछ आयोग द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को भी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के तहत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। तो भाग 4 में किया गया है, पहली बात याद रखना है, क्योंकि भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो मूल अधिकारों के बाद नीति निर्देशक तत्वों का भाग 4 में वर्णन है। उसी प्रकार ये अनुच्छेद है 36 से 51, तो अनुच्छेद 36 से 51 है। और आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। तो नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है, नेचर क्या है, वो अनुच्छेद 37, क्योंकि अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि राज्य प्रजा के कल्याण हेतु सभी कल्याणकारी कार्य करेगा। तो कल्याणकारी शब्द से सभी प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति किस प्रकार की होगी। अगला देख लेते हैं, इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं। तो इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं है। तो याद रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्वों के जो उपबंध हैं वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं है, तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत हैं तथा राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। तो राज्य को यह कर्तव्य के रूप में पालन करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी भी राष्ट्र को अनिवार्य रूप से इस प्रकार के कानून बनाना चाहिए। उसके बाद आगे देख लेते हैं, अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, एवं बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य आदि। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अनुच्छेद 38 के अंतर्गत दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से याद करने लायक है कि पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो। तो ये मुख्य रूप से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह पूछा गया है आपकी परीक्षाओं में। अनुच्छेद 39 के बारे में पूछा गया है कई बार। आगे देख लेते हैं, अनुच्छेद 39 का। तो अनुच्छेद 39 का इसमें क्या है, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 39 में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जो सरकारी वकील होते हैं वर्तमान में, वो अपने मुवक्किलों की निःशुल्क सहायता करते हैं। जो भी अपराधी होते हैं उनकी निःशुल्क सहायता के लिए सरकारी वकील रखे जाते हैं। तो ये निःशुल्क सहायता ये अनुच्छेद 39 का के तहत प्रदान की जाती है। उसके बाद अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद 40 के अनुसार कई बार आपके परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। और यह ग्राम पंचायतों का जो गठन होता है वो महात्मा गांधी जी के विचारधारा से प्रेरित है। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 41 राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। तो इस प्रकार से कि सभी लोगों के लिए राज्य
काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का प्रभावी उपबंध करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 42 देख लेते हैं। राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। तो राज्य का काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। यानी कि जो महिलाओं को बच्चा होने के बाद जो 6 माह का अवकाश दिया जाता है, मातृत्व अवकाश, वो अनुच्छेद 42 के तहत दिया जाता है। याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्वों में यह उल्लिखित है। इस कारण से महिलाओं को 6 माह का अवकाश दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 43। तो अनुच्छेद 43 राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी देगा और कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रावधान करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 41 का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी भी सुनिश्चित करेगा। जैसे कि किसी भी उद्योग में जो मजदूर हैं उनसे बिना ही सहायता के या बिना किसी पूछताछ के हम वहाँ पर नियमों में परिवर्तन कर देते हैं। तो इस प्रकार से प्रावधानों को मना किया गया है कि राज्य वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उन लोगों से भी सलाह लेगा, उसके बाद ही उद्योगों के प्रबंधन में अपना काम करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 44 देख लेते हैं। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 45 राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। तो अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 46 राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। तो राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, तो पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधार करने का प्रयास करेगा। जो मिड डे मील जैसी योजनाएं हैं वो इसी के तहत लोगों को अनाज रूप प्रदान किया जाता है, जो कि राशन सब्सिडी मिलती है राशन के रूप में, वो लोगों को पोषाहार स्तर अनुच्छेद 47 के तहत प्रदान किया जाता है। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 48 का के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 48 का के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। 48 का। उसके बाद 49 अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करेगा। तो अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होते हैं, जैसे कि ताजमहल है, तो ताजमहल का जो सुरक्षा है, वहाँ पर जो देख रेख है और उसका पुनर्निर्माण है, वो अनुच्छेद 49 के तहत राज्य का यह कर्तव्य होता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 50। उसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत ऐसे याद रखिएगा 50-50।
50-50 मतलब दोनों को अलग अलग, कार्यपालिका और न्यायपालिका का दोनों का अलग अलग काम बांट दिया गया है। इस प्रकार से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंटवारा। अगला है अंतिम अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब जहां युद्ध हो रहे हैं वहां पर युद्ध जैसी संभावना को कम करते हुए वहां पर आपसी समझौते का प्रयास करेगा। तो उसके तहत क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और बिहार पीसीएस में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके यूपीएससी जैसे भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। और यह आईएएस प्री 2002 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। तो जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो इसमें देख लेते हैं। पहला है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, और एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो राज्य का यह कर्तव्य नहीं है कि वह किसी भी धार्मिक राज्य की स्थापना करे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, याद रखिएगा ऑप्शन सी। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्यों के लिए, यह तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद पूर्वोक्त संविधान का अंश है और जबकि उपरोक्त है, तो ये भी गलत है। तीसरा है नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, मतलब सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि इनको कानून बनाकर जरूरी नहीं अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, जबकि मौलिक अधिकारों को लागू करना अनिवार्य है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और आईएएस प्री 2009 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं इसकी व्याख्या। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के कृत्य के विरुद्ध दी गई सुरक्षा की गारंटी हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीति निर्देशक तत्व हैं ऑप्शन ए वाद योग,
ऑप्शन बी अवाध योग, ऑप्शन सी कठोर, ऑप्शन डी लचीला। तो इसका सही जवाब है अवाध योग। यानी कि एमपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन नीति निर्देशक तत्व तो अवाध योग हैं, क्योंकि इनके खिलाफ न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। मतलब इनके खिलाफ कोई भी ऐसा विवाद नहीं उत्पन्न किया जा सकता कि इनको लागू करना अनिवार्य है। इस कारण से यह अवाध योग है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य और नीति निर्देशक से तत्व अवाद योग्य हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, पहला ऑप्शन है विधायिका के कृत्यों पर निर्बंध करते हैं, दूसरा ऑप्शन है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। मतलब ये विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को रोकते हैं या मना करते हैं। तो यह बिल्कुल गलत जवाब है। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। यह राज्यों को निर्देश देते हैं, ना कि उनको मना करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ना तो फर्स्ट सही ना ही सेकेंड। और ये आईएएस प्री 2017 का क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो इसकी व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, नीति निर्देशक तत्व। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो एक तो प्रस्तावना में पाया जाता है ऑप्शन ए में, और दूसरा ऑप्शन सी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी, ए और सी दोनों में। और यह यूपी पीसीएस प्री 1997 के क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भाग में विभाजित किए जा सकते हैं? तो नीति निर्देशक तत्व समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिकतावादी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये तीनों ही भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक और आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रवृत्ति सकारात्मक है और गैरवाद योग्य है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा प्राप्त हुई है वह हमें आयरलैंड से प्राप्त हुई है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमने कई बार देख लीजिए पढ़ा है कि आयरलैंड वाला क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षाओं में घूम घूम कर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको रट लीजिएगा। जैसे कि झारखंड पीसीएस में प्री में पूछा गया है और लोअर पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? एक बार फिर से यह क्वेश्चन आ गया, तो आयरलैंड, ऑप्शन सी से इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत है तो वाद योग्य नहीं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। वाद योग्य नहीं है नीति निर्देशक सिद्धांत। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एमपी पीसीएस और लोअर पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
नीति निर्देशक सिद्धांतवाद योग्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग यानी कि भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए गलत है, मूल अधिकार। मूल कर्तव्य भी गलत है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों या तत्वों का उल्लंघन करता है। ऑप्शन ए बी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा अनुच्छेद 39 में धन के विकेंद्रीकरण की बात की गई है कि राज्य सभी धन को अपने ही पास नहीं रखेगा, उसे विभिन्न क्षेत्रों में उसे बांटता रहेगा। आइए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत प्रावधानित है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। अनुच्छेद 39 का खा तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अनुच्छेद 39 का गा इस प्रकार धन का केंद्रीकरण भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। तो हमें धन को एक पास नहीं रख रहा कि एक ही जगह रख देना है। इससे क्या होगा? धन का केंद्रीकरण होगा और इससे भारत में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जा सकती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक क्या है? तो ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का यह एक अंग है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 का घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। क्या तब है कि संविधान के अनुच्छेद 39 का घ के अनुसरण में संसद ने वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। उल्लेखनीय है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ वाद में 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद 39 का घ के आलोक में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस कानून को बनाया गया और समान कार्य के लिए समान वेतन नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत रख दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? तो कौन निहित है? पहला इसमें गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा इसका सही जवाब है पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार क्या नहीं है? समान कार्य काम के लिए समान वेतन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसके तहत की गई है? राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है?
तो पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के तहत। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो इसका सही जवाब क्या है? कौन सा ऐसा है जो ग्राम पंचायतों को गठन करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40 ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। उसके बाद देख लेते हैं अगले प्रश्न। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन एक मूलभूत अधिकार, एक मूल कर्तव्य और एक नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, निर्देशक सिद्धांत है, क्योंकि ग्राम पंचायतों का गठन यानी कि अनुच्छेद 40 के तहत इनका गठन किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 2B का 1, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 और अंतिम बच रहा है अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51। देख लीजिए और इसका पूरा सुमेलित भी देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48। तो 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन का गठन, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये सही सुमेलित है, ये भी सही सुमेलित है, ये भी सही सुमेलित है। तो अनुच्छेद 48 यह इसका सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 48 सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 48 का मतलब कृषि एवं पशुपालन का संगठन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेक एग्जाम।